हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नई वीडियो पे स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास और ये है हमारा एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह। ओके फ्रेंड, और अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें हमने बिहार का एंसेंट बिहार को कंप्लीट कर दिया है, तो फ्रेंड हमने इसमें क्या कंप्लीट कर दिया, प्राचीन बिहार को कंप्लीट कर लिया है और बिहार का भूगोल को 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप इन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाइए चैनल पर, और प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इसमें जाकर ये तीनों वीडियो को आप जाकर देखिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। और फ्रेंड, इस वीडियो में हम आज करने जा रहे हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास। ओके फ्रेंड, तो डायरेक्ट हम चलते हैं मध्यकालीन बिहार पर। तो फ्रेंड देखेंगे कि मध्यकालीन बिहार, अगर इसको पढ़ने के सहूलियत से अगर देखेंगे तो इसे कुछ कर्म में बांटा गया है। जैसे पहले तुर्क शासन में बिहार कैसा था, फिर स्थानीय वंश जैसे कर्नाट वंश थे, फिर सल्तनत काल में बिहार, फिर मुग़ल काल में बिहार, फिर अफ़गान शासक में बिहार। तो इस समय शेर शाह सूरी का कैसा वहाँ पर राज्य कैसे करते थे, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था। और फिर हम मध्यकालीन बिहार में ही सिख धर्म देखते हैं, और हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्राचीन काल बिहार में देख चुके हैं। ओके फ्रेंड, तो हम चलते हैं इसके आगे। तुर्क शासन में बिहार। तुर्क शासक बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार छोटे छोटे शासकों में शासन करता था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। तो ये वाला एरिया जो है हमारा मिथिला वाला एरिया, इस एरिया में कर्नाट वंश का शासन था। ओके फ्रेंड, तो बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता कहाँ पे होती है? उदंतपुरी बिहार में होती है, जो आज के बिहार शरीफ में स्थित था। और इनकी जो विजय होती है वो 1198 ईस्वी में हो जाती है। ओके, बख्तियार खिलजी की, और ये सबसे पहला ऐसा आक्रमणकारी था जो बिहार में आक्रमण करता है। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। तो इसने क्या किया, यहाँ आया तो इसने नालंदा को भी नष्ट किया, ओदंतपुरी को भी नष्ट किया और विक्रमशिला को भी नष्ट किया। विक्रमशिला इज इन भागलपुर, याद रखेंगे, भागलपुर। और फ्रेंड क्या करता है कि इन विद्यालयों में उसने आग लगवा दी, और जब आग लगवाया तो कहा जाता है कि जितने मतलब लाइब्रेरी में बुक्स थे वो 2.5-3 महीने तक जलते रह गए थे। तो इतना यहाँ पे इसने मतलब इसको इस तरह से नष्ट किया कि आज तक फिर से रिवाइव उस चरम सीमा तक तो हो ही नहीं पाया है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उसने 1203 से 1204 ईस्वी में नादिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। तो इसने 1203 से 4 में क्या किया कि बंगाल पर चढ़ाई करता है। वहाँ पर जो शासन कर रहा था तो वो कौन था, कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो सेन वंश। उस समय सेन वंश का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन थे। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। क्या किया कि ये बिना लड़ा, मतलब बख्तियार खिलजी से लड़ा भी नहीं और भाग गया। बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपना राजधानी बनाया। तो किसे राजधानी बनाया बख्तियार खिलजी ने? तो लखनौती को। बख्तियार की हत्या उसके ही एक अधिकारी, जो उसी का एक अधिकारी था, अली मर्दान नाम का इंसान, उसने कर दी, और उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आता है कि बख्तियार खिलजी को कहाँ दफनाया गया है? तो बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि अब स्थानीय वंश हम लोग देखते हैं, तो इसमें कर्नाट वंश सबसे पहले आते हैं। तो देख लेते हैं कि मिथिला में के कर्नाट वंश क्या थे। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। तो जैसे जैसे पाल वंश का डिग्रेडेशन हो रहा था, उस समय क्या होता है कि तिरहुत मिथिला वाले क्षेत्र में क्या हुआ कि कर्नाट वंश का उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, ये भी पूछता है फ्रेंड। ये बहुत सारे
क्वेश्चन में पूछा गया, टेस्ट सीरीज में पूछा गया है, PYQ में पूछा गया है, तो आपको इसको ध्यान रखेंगे कि कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव थे जिनकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। और ये सिमरावगढ़ आज का कहाँ है, तो आज के नेपाल में है ये। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक कौन थे, तो ये नरसिंह देव थे। इन्होंने क्या किया कि उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलते रहता था। तो जब सेन वंश पे बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया बंगाल में, तो इसने यहाँ पे सोचा कि अच्छा दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो ये क्या किया कि इसको नजराना भेंट करते हैं नरसिंह देव। और कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगान के अभियान की चर्चा कहाँ मिलती है, तो तिब्बती धर्म स्वामिन ने की थी। सामान्यतः क्या होता है कि दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, कि दिल्ली के सुल्तान को कर्नाट वंश क्या करते थे, कुछ गिफ्ट्स ये सब देते रहते थे, नजराना या भेंट देते रहते थे। परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान, जैसे कब क्या था गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान, तो 1324 और 25 के क्रम में क्या किया कि कर्नाट वंश पर विजय प्राप्त कर लिया। तो किसने कर्नाट वंश पर विजय प्राप्त किया, गयासुद्दीन तुगलक। कब किया, तो 1324-25 में। नेक्स्ट है कि गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था, तो ये हरसिंह देव थे। याद रखेंगे फ्रेंड कि गयासुद्दीन ने जब यहाँ पर अभियान किया, तो इस समय कौन से थे कर्नाट वंश के शासक, तो हरसिंह देव थे। हरसिंह देव कब से कब तक थे, तो 1279 से लेके 1335 तक समाज सुधारक भी थे ये। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हरसिंह देव इस वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरसिंह देव था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। ओके, रजिस्ट्रेशन टाइप का कुछ विकास हुआ था। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में बिहार, तो क्या क्या है देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाली संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। तो क्या हुआ कि जब दिल्ली और बंगाल के बीच जो संघर्ष होता था, तो बिहार बीच में है, तो ये लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार कर लिया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय ख़त्म हो गया। ओके, तो सबसे पहला कौन था जिसने बिहार पर अभियान किया था, तो ये इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है कि तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। तुगलक काल में क्या हुआ कि सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। इल्तुतमिश के काल में क्या हुआ था, बस अभियान किया था, पहला अभियान। लेकिन तुगलक काल में सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हो गया। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक जब कर्नाट क्षेत्र को क्या किया था, विजय कर लिया था। नेक्स्ट है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। तो फिरोज शाह तुगलक कब आया था बिहार, तो बंगाल अभियान 1359 के टाइम पर बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त होते हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख में उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण मिलता है। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कहाँ से मिलता है, तो राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेख से मिलता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी, तो ये बिहार शरीफ थी। ओके फ्रेंड, उस समय में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। तो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म के लिए। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका आता है, तो मलिक इब्राहिम का आता है, जो मलिक बयां भी कहलाते थे। मलिक इब्राहिम इज इक्वल टू मलिक बयां। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। तो मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ है, तो बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य मिनहाज की रचना तबकाते नासरी में बिहार का नाम उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले बिहार का नाम कहाँ मिलता है, तो तबकाते नासरी जो मिनहाज की रचना थी 13वीं शताब्दी में। आगे चलते हैं, अफ़गान शासन में बिहार कैसा था, तो सबसे पहले सिकंदर लोदी ने
1495 से लेकर 96 ईस्वी में दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया। तो किसने किया? तो दरिया खान नूहानी को। नेक्स्ट है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नूहानी का पुत्र क्या था? दरिया खान नूहानी का पुत्र बहार खान नूहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। जैसे इब्राहिम लोदी का यहाँ पे डेथ होता है तो दरिया खान नूहानी का पुत्र जो था बहार खान नूहानी ने अपना सत्ता को बोल दिया कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर अफ़गान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। और क्या हुआ कि यहाँ पर बाबर से बचने के लिए महमूद लोदी बिहार आ गया। और आपको पता होगा कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, तो आप बताएंगे कि कौन सा युद्ध होता है? बाबर के बीच में युद्ध होता है, तो ये पानीपत का कौन सा युद्ध था? पानीपत का कौन सा युद्ध था और कब हुआ? ये दोनों आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है कि बाबर ने 1529 में घग्गर का युद्ध में बिहार के इन अफ़गानों को पराजित कर दिया। और घग्गर के युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफ़गानों का उदय हुआ। तो किसके नेतृत्व में बाद में होता है अफ़गानों का युद्ध उदय? तो किसके नेतृत्व में होता है? शेरशाह के नेतृत्व में। तो हम देख लेते हैं शेरशाह सूरी क्या थे। तो सबसे पहले शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता हसन खान था जो सासाराम का जागीरदार था। याद रखेंगे कि शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? हसन खान, जो सासाराम का जागीरदार था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। क्या था? फरीद। बहार खान नूहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। तो किसने शेर खां की उपाधि दी थी शेरशाह को? तो बहार खान नूहानी ने। शेर खां ने नूहानियों के पतन के बाद बहार खान नूहानी की जो विधवा थी दुदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखेंगे कि विवाह कर लेता है इनकी विधवा से, बहार खान नूहानी की विधवा से, और बिहार के क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर भी अधिकार कर लिया। तो सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर भी अधिकार कर लिया। और फिर क्या होता है कि चौसा का युद्ध होता है। ये कब होता है? 1539 में। इसमें क्या होता है कि हुमायूं पराजित हो जाता है और शेरशाह की उपाधि धारण करता है। शेरशाह सूरी ने किसका उपाधि धारण करता है? शेरशाह की उपाधि धारण करता है। नेक्स्ट में चलते हैं 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर वंश की स्थापना की। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही टॉपिक है, यही पॉइंट है कि कब उसने सूर वंश की स्थापना की? तो 1540 में कन्नौज युद्ध के बाद, कन्नौज बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं को पराजित कर उसने सूरवंश की स्थापना दिल्ली में की। और 1541 ईस्वी में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया। तो 1541 में क्या करता है कि पटना का दुर्ग बनवाया और इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया गया। ठीक है, इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख-ए-दाऊदी में मिलता है। तो तारीख-ए-दाऊदी में क्या मिलता है कि 1541 में शेरशाह ने पटना में एक दुर्ग बनाया और इसी नगर को इसने क्या किया कि बिहार की राजधानी बना दी। शेरशाह ने 1543 में रायसीन और 44 में मरवाड़ पर विजय किया और 45 में कालिंजर अभियान में गोला फटने से वो घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड कि शेरशाह की मृत्यु कब हो गई? तो 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होती है? तो कालिंजर फोर्ट में होती है, कालिंजर अभियान के द्वारा होती है। गोला फटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कि शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। मतलब कंप्लीट किसने किया? तो इस्लाम शाह ने इसे कंप्लीट किया। और स्टार्टिंग किसने किया था? तो शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में क्या किया था? इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित अपना मकबरा बनवा लिया था। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत का आकार अष्टकोणीय है। तो कैसा है? 8 कोणीय वाला है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो
कौन सा पत्थर से, तो सासाराम में क्या मिलता है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। याद रखेंगे फ्रेंड इस बात को। नेक्स्ट है कि सासाराम में शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। तो रोहतास किला भी बनवाया किसने, शेर शाह ने। ओके, शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि का माप के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। जब्ती प्रणाली का मतलब कि भूमि को मापेगा पहले और उसके बाद लगान का, टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। तो शेर शाह का शासन क्या था, सुव्यवस्थित शासन के प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू में व्यापक सुधार किए थे। और शेर शाह का पुत्र जो था जलाल खान, या जिसको हम लोग बोलते हैं इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पे बैठा। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो था जलाल खान, वो इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। ओके फ्रेंड, वेट अ मिनट। बाद में क्या होता है कि सूर्यवंश 3 भागों में बंट गया और 1555 में मच्छीबाड़ एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को क्या किया, हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मुगल काल में बिहार। ओके फ्रेंड, तो हम देख लेते हैं मुगल काल में बिहार कैसा था। शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 में क्या होता है, मुगल राज्य फिर से पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां कररानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। जब दिल्ली में पुनः स्थापना हो रहा था मुगल राज्य का, तो बिहार में उसी टाइम पे क्या हो रहा था कि ताज खां कररानी के नेतृत्व में अफगान राज्य का एक गठन हुआ। तो ताज खां कररानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां कररानी ने इसका विरोध किया। तो 1555-56 में अकबर मुगल शासक बन के दिल्ली में बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ जो ताज खां कररानी था वो अकबर के प्रति तो सम्मान का नीति अपनाई थी, लेकिन जब उसका पुत्र आता है दाऊद खां कररानी तो बोलता है नहीं भाई हम इसको नहीं मानेंगे, हम किसी मुगल को नहीं मानते हैं, तो इसका विरोध कर दिया। तो अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। तो याद रखेंगे कि अंतिम अफगान शासक पूछेगा तो कौन था, तो दाऊद खां, और ये अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा और प्रांत का दर्जा दे दिया गया। 1580 ईस्वी में क्या होता है, अकबर ने क्या किया कि बिहार को एक सूबा या प्रांत का, प्रोविंस का क्या किया, दर्जा दे दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। तो जब इसको सूबा बनाया गया तो यहाँ पर कौन गवर्नर बनकर आया, मुनीम खां। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया था। तो अकबर के समय क्या हुआ था कि 1587 ईस्वी में मान सिंह को क्या किया गया कि बिहार का प्रांतपति बना दिया गया। और मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। ओके फ्रेंड, याद रखेंगे कि मान सिंह के समय रोहतास में बिहार की राजधानी बनाई गई। तो रोहतास को क्या बनाया गया, मान सिंह के समय राजधानी बनाया गया। और क्या किया गया कि जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगल का अधिकार स्थापित हो गया। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। तो जो ये छोटा नागपुर वाला क्षेत्र था ये इतना मतलब मिनरल रिच एरिया है कि मुगलों को यहाँ से हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। याद रखेंगे कि 1621 में कौन बनता है प्रांतपति, तो राजकुमार परवेज बनता है। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा, मतलब यहाँ से हेरिडिटरी पद को बना दिया गया, वंशानुगत। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र मतलब पोता को राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का सूबेदार या प्रांतपति नियुक्त किया और अजीम ने पटना का नाम बदलकर क्या रख दिया, अजीमाबाद।
अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण करवाया। तो ये राजकुमार अजीम कौन था? तो ये औरंगजेब का पौत्र था। 1702 में ये बिहार का सूबेदार बनता है। उत्तर मुगल काल में के शासक फर्रुखसियर ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। तो उत्तर मुगल काल में क्या होता है कि फर्रुखसियार जो था 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्य अभिषेक करवाया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन ऐसा मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो ये कौन था? तो फर्रुखसियार था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ। तो ये तो दूसरा था, पहला ही पूछा जाता है कि फर्रुखसियार। ओके, नेक्स्ट है कि औरंगजेब की मृत्यु जब होती है 1707 में, उसके बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद कमज़ोर होती सत्ता बिहार बंगाल का भाग बन गई। ओके, नेक्स्ट है कि मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार बना रहा। तो याद रखेंगे 1727 में कौन था बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार? तो ये था मुर्शिद कुली खां। उसके बाद सरफराज खान नवाब बना। फिर अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में 1740 में गिरिया का युद्ध होता है में सरफराज खां को हरा देता है, पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। तो कौन फिर बाद 1740 में बनता है? गिरिया का युद्ध में सरफराज को हरा कर। तो ये था अलीवर्दी खां। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी बनाए रखा और 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार बंगाल उड़ीसा का क्षेत्र उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। ओके फ्रेंड, याद रखेंगे कि सबसे लास्ट तक कौन था? मरने तक ये अलीवर्दी खां इन सब पे नियंत्रण बनाए रखा था, बिहार बंगाल और उड़ीसा पे। अब हम देखते हैं सिख धर्म का। तो सिख और बौद्ध और जैन धर्म को हमने कहाँ कंप्लीट कर लिया है? एंशिएंट बिहार में कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ हम लोग मिडाइवल में देखते हैं सिख धर्म को। तो सिख धर्म और बिहार, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। ओके, सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो माँ बनने वाली थी। और यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। ओके, तो गुरु गोविंद सिंह की माँ कौन थी? गुजरी देवी थी। और इनके पिता कौन थे? तो श्री तेग बहादुर थे। सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में होता है। याद रखेंगे कि कब होता है? 26 दिसंबर 1666 को होता है गुरु तेग बहादुर का जन्म पटना में। गुरु गोविंद सिंह का, ओके फ्रेंड, याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब होता है? तो 26 दिसंबर 1666 को होता है। गुरु गोविंद सिंह 1676 में क्या होते हैं? 10वें गुरु बनते हैं और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ का स्थापना करते हैं। तो याद रखेंगे कि खालसा पंथ की स्थापना कौन करते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह करते हैं। तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। याद रखेंगे फ्रेंड कि सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल अगर पटना में पूछता है तो क्या है? तो तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब। और इसी का निर्माण कौन करवाता है? तो ये महाराजा रणजीत सिंह हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ तक हमारा मध्यकालीन बिहार कंप्लीट हो गया एडुटेरिया के बिहार तथ्य संग्रह से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन और मिलते रहें। और फ्रेंड इस चैनल पे आपको पूरा बिहार का इतिहास, भूगोल और भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कंप्लीट आपको मिलेगा। तो अगर आपको नए वीडियो चाहिए तो आप इसे नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम यहाँ से अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए PYQs। और फ्रेंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर।